अब देखो कई बार क्वेश्चन को क्या करता है वो अलग तरीके से दे सकता है आपको। वो लिखेगा K इज इक्वल टू मोल की पावर 3/2 लीटर 3/2 पर सेकेंड। अब बताओ इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो करना क्या, आपने सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। आपको पता है इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3/2 लीटर 3/2 पर सेकेंड इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या था, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन और आगे पर सेकेंड। तो सेकेंड से सेकेंड कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आप इसको इसके टर्म्स में लाओ, क्या होगा यहाँ से, मोल और ये लीटर इनवर्ड्स, तो यहाँ पे पावर कितनी आएगी इसकी, ठीक है, ये आएगी -3/2, क्योंकि -3/2 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और -3/2 को -1 से करेंगे तो ये प्लस आएगी। अब ये दोनों वैल्यू सेम हो गए, देखो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन। अब इसका मतलब हुआ 1 माइनस एन इज इक्वल टू -3/2। अब इसको सॉल्व कर सकते हो आप लोग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये? यस सर। ओके, तो इस तरीके से आपको ये निकालना है। ये क्वेश्चन है आपके पास, फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिलेगा आपको। अब नेक्स्ट हेडिंग इज मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी, मॉलिक्यूलरिटी किसे कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं जो आपस में कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, टू फॉर्म अ प्रोडक्ट। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये थ्योरी ये एज्यूम करती है कि जब कोई भी एटम्स टकराएगा तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, उसे कहते हैं उसकी मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ना तो ये जीरो में होता है, क्या क्या चीज़ नहीं होती, देखो जीरो भी नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम 3 तक हो सकता है, और फ्रैक्शनल भी नहीं होता, ये नेगेटिव भी नहीं होता, ये जीरो फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये केवल 1 2 या 3 में होगा बस, और इसके अलावा नहीं हो सकता। क्योंकि एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, या 2 करेंगे या 3 करेंगे, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते। जीरो तो हो ही नहीं सकता क्योंकि रिएक्शन कहाँ से होगी, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है, और फ्रैक्शन में भी ये नहीं हो सकता। तो मॉलिक्यूलरिटी जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे लिखा 2A + B गिव्स प्रोडक्ट। तो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके 2 और इसका 1 मॉलिक्यूल, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी हो गई वो 3 हो गई। ये कैलकुलेशन बेस्ड है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होना चाहिए। ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, या जो स्लोवेस्ट स्टेप होना चाहिए, स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। तो स्लोवेस्ट स्टेप या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के स्टोइचोमेट्री को हम प्लस करते हैं और उसी से मॉलिक्यूलरिटी निकलती है। तो समझ में आया आपको कि नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, उसे कहते हैं मॉलिक्यूलरिटी। अब इसमें अगर एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसे कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, और अगर 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो उसे कहेंगे बाई या डाई मॉलिक्यूलर। अगर 3 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेंगे तो ट्राई मॉलिक्यूलरिटी, यानी कि यूनी, डाई और ट्राई, इसके अलावा नहीं हो सकता इसमें। और ये कैसे है, कैलकुलेटेड है। कैलकुलेटेड का मतलब हमने प्लस करना है, जैसे मैंने लिखा है H2 + I2 गिव्स 2HI। तो हमें पता चल रहा है इसके 1 मॉलिक्यूल और इसके 1 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो जाएगी, यानी कि 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर रहे हैं।
क्लियर है ये? पर इसमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर सपोज करो ऐसा हो गया कि 3H2 प्लस, इसे ए के टर्म्स में लिखते हैं, 5A प्लस 3B गिव्स प्रोडक्ट बना दिया इन्होंने कुछ भी। अब इनका सम 3 से ज्यादा हो रहा है, 5 प्लस 3 8, तो 8 इसका आंसर नहीं लिखेंगे। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेप है। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ स्टेप। तो हम उस स्टेप को देखते हैं जो सबसे स्लोवेस्ट होता है, उसी को हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये ऐसी है जैसे कि क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है और वो लिखा रहा है, तो A B C D और E पांचों ने लिखना शुरू किया। अब टीचर ने पूछा कि सबने लिख लिया, तो सबसे फास्ट लिखा ए ने, फास्ट, और सबसे स्लो लास्ट में लिखा ई ने। तो जो रेट को डिटरमाइन करेगा टीचर के, वो कौन कर रहा है, ए या ई? ये सीक्वेंस है, देखो सबसे पहले ए ने फास्ट कंप्लीट किया, फिर बी ने, फिर सी ने, फिर डी ने, और लास्ट में ई ने। तो जो रेट था पढ़ाने का टीचर का, उसे कौन डिसाइड कर रहा है, ए कर रहा है या ई कर रहा है? बताओ मुझे रिप्लाई करके जरा, ए और ई, क्योंकि मिडिल वाले तो हो नहीं सकते। एक सबसे फास्ट कर रहा है और एक सबसे स्लो कर रहा है, तो कौन रेट ऑफ टीचिंग को डिटरमाइन कर रहा है? हाँ, विनीत राइट आंसर है। और इसके अलावा इसका आंसर है ई। ई सबसे स्लोवेस्ट है, क्योंकि जो सबसे स्लो होगा तब तक टीचर वेट करता रहेगा कि लिख लिया आप लोगों ने या किया, तो इसने तो सबसे फास्ट कर लिया, तो इससे नहीं देखा जाएगा। किसको देखेंगे? जो सबसे लास्ट में कर रहा है, तो वो स्लोवेस्ट है। तो जो सबसे स्लोवेस्ट होता है वही रेट को डिटरमाइन करता है। इसीलिए ध्यान रखना कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, स्लोवेस्ट स्टेप is also called rate determining step, यानी वही रेट को डिटरमाइन करता है। जो फास्ट हो गया वो डिटरमाइन नहीं करेगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपको A प्लस B गिव्स C, ये फास्ट हो गया, और यहाँ पे A गिव्स D, ये भी फास्ट है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने B गिव्स C प्लस D, ये स्लो है। तो इन सब में से जैसे ये 2A के बने, ओवरऑल हमने कहा 2A प्लस 2B, देखो 2A के हो गए, 2B के हो गए, गिव्स क्या बन रहा है, 2C के और 2D के। इन तीनों में से रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा? तो इसका आंसर कौन सा होगा? थर्ड वन, क्योंकि जो स्लोएस्ट स्टेप है ये फास्ट है, तो ये रेट डिटरमाइनिंग नहीं है। सेकंड भी नहीं है, जो थर्ड वन है ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अच्छा, एक मिनट,
तो ये समझ में आया आप लोगों को? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होता है? स्लोवेस्ट स्टेप इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और इसमें यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर एंड ट्राइमोलिकुलर। और ये क्या होता है? थ्योरेटिकल होता है, यानी कैलकुलेशन बेस्ड होता है। आप इसको क्या करोगे? कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो। इन जनरल वे में क्या कर सकते हो आप लोग? जैसे कोई भी रिएक्शन दी है आपको, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे A प्लस बी गिव्स सी, तो इसमें जो मॉलिक्यूलरिटी होगी, तो इसमें एक मॉलिक्यूल है, इसमें एक मॉलिक्यूल है, तो 1 + 1 2, यानी ये बाय मॉलिक्यूलर हो गया, यानी इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 हो गई। ठीक है, तो ये बाय मॉलिक्यूलरिटी हो गई। तो इस तरीके से हम मॉलिक्यूलरिटी को निकाल सकते हैं। तो ये कैसे होगा? थ्योरेटिकल या फिर कैलकुलेटेड। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेटेड होगा या थ्योरेटिकल होगा। थ्योरेटिकल बेस पे हम इसे निकाल सकते हैं। जैसे वो था आपके पास कौन सा? रेट लॉ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है? एक्सपेरिमेंटल होती है, उसे हम देख के नहीं निकाल सकते, लेकिन इसको हम देख के निकाल सकते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कुछ भी हो सकता है इसका, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी इसकी कितनी होगी? इसकी 2 होगी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब जितने मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड करेंगे, जो रिएक्शन करेंगे आपस में और प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, उसको उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। समझ में आया आपको? एनी डाउट मॉलिक्यूलरिटी में? बताओ। जैसे मैंने कहा H2O + O2 गिव्स 2H2O, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? बताओ, देख के रिप्लाई करो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 2H2 + O2 गिव्स 2H2O। हाँ, श्रुति राइट आंसर है। विनीत का मिस्टेक कर दिया आपने। और इसके अलावा कितने मॉलिक्यूल इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? देखो, इसको ओवरऑल ये एक मॉलिक्यूल है, H2 एक है, और इसके 2 मॉलिक्यूल हो गए, इसके एक ही हो गए, तो 2 + 1 3। इसको मत देखो आप, एक मॉलिक्यूल है, जैसे हाइड्रोजन ले लिया आपने, ये वाटर है, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके 2 मॉलिक्यूल है यहाँ पे। तो जो आगे लिखा होगा स्टोइचोमेट्री, बस उसी को प्लस करना है, इसे मत देखो। जैसे कहीं पे लिखा होगा SO4 2, तो आप 4 2 8 मत करना इससे। ये क्या है? SO4 है, तो ये जितना भी होगा एक कंपाउंड माना जाएगा, ये एक मॉलिक्यूल होगा। जो आगे लिखा होगा वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी को डिसाइड करती है। जैसे मैंने लिख दिया H2SO4, इसके 2, और यहाँ पे लिख दिया O2, गिब्स से कुछ भी बना रहा है H2 + SO2। तो अब बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 2H2SO4 + O2, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? हाँ, विनीत, श्रुति राइट आंसर है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। कैसे? 2 H2SO4 के हैं, तो H2SO4 के 2 हो गया, और O2 का 1 है, तो 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 यानी 3। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी 3। मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू 3। तो ये कैलकुलेटेड है, यानी हम इसे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। किसी को डाउट किसी में? और इसकी वैल्यू कौन कौन सी नहीं हो सकती है? देखो, इसकी वैल्यू कौन सी नहीं हो सकती है? 0 बिल्कुल नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती क्योंकि पूरा का पूरा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा, ऐसा तो नहीं कि कोई आधा मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, तो वो नहीं हो सकता। फ्रैक्शनल में नहीं हो सकता, और नेगेटिव नहीं हो सकता। पॉसिबिलिटी कौन सी है इसमें? केवल 3 ही पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सी? 1 2 3। 1 को कहते हैं यूनिमोलिकुलरिटी, 2 के लिए कहेंगे बायमोलिकुलरिटी, और 3 के लिए कहेंगे ट्राइमोलिकुलरिटी। ठीक है, तो यूनि, बाई एंड ट्राई। और ये क्या है? आपका थ्योरेटिकल या कैलकुलेटेड मेथड है, थ्योरी है, जिससे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।
और ये डिपेंड करती है स्लोवेस्ट स्टेप पे या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप पे। अगर ज़्यादा स्टेप हैं तो जिसमें जो रोड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, जैसे आपको 3-4 स्टेप दे दिए, A प्लस बी गिव्स सी, ये दे दिया फास्ट। दूसरा लिख दिया B गिव्स सी, ये भी लिख दिया फास्ट। और तीसरा लिख दिया इसने B प्लस 2C गिव्स D, ये लिख दिया स्लो। अब वो बोलेगा बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। कोई बता सकता है इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? पहला A प्लस बी गिव्स सी, दूसरा B गिव्स सी, और तीसरा B प्लस 2C गिव्स D। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? हाँ विनीत, श्रुति राइट आंसर है। इस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना है। जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही मॉलिक्यूलरिटी को डिटरमाइन करेगा। तो इसमें 1 प्लस 2 यानी 3, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से मॉलिक्यूलरिटी को निकालना है हमने। कल आपका जो मेन टॉपिक होगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, एक है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड आपके पास 0 ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, इसी से न्यूमेरिकल आता है, और एक आर्हेनियस इक्वेशन से। बस इसमें मेन 2 ही पोर्शन है जहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, और आपको मैंने बता ही दिया है कि इसमें न्यूमेरिकल ही आएगा। तो एक और पोर्शन आता है यहाँ पे जो लॉ ऑफ मास एक्शन से आता है। उससे कैसा क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने लिखा 2A गिव्स B, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। इसको करोगे आप तो A की पावर 2 आ जाएगा। तो वो कहेगा कि अगर हमने इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, जैसे A की कंसंट्रेशन मैंने डबल कर दी, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप इसे x मान लो, तो क्या हो जाएगा k x की पावर 2। ये स्टेप 1 हो गया। अब हमने इसकी कंसंट्रेशन डबल कर दी, यानी r इज इक्वल टू k 2x की पावर 2, 2 2 जा 4, तो ये हो जाएगा आपका k 4x स्क्वायर, यानी कितना हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया। तो पहले के कंपैरिजन में रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है लॉ ऑफ मास एक्शन से, या वो डबल में भी दे सकता है आपको। ठीक है, जैसे उसने लिखा A की पावर 1 और B की पावर 2, यहाँ K लिख दिया रेट। अब वो कहेगा A को मैंने डबल कर दिया और B को मैंने हाफ कर दिया, तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसको स्मॉल a मान लो और इसको स्मॉल b मान लो, तो पहला स्टेप ये हो गया। अब आपने इसको डबल कर दिया, यानी a इज इक्वल टू 2a और b इज इक्वल टू b/2। अब इसको यहाँ रखो, तो क्या होगा k 2a और यहाँ पे b/2 की पावर 2। तो अब क्या करेंगे, k 2a इंटू b/4, b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर है ये, तो यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे तो 2 अपॉन में आ जाएगा, यानी KA b² अपॉन 2, यानी ये पहले के कंपैरिजन में क्या हो गया, हाफ हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है, आज का टाइम ऑफ हो चुका है, कल करते हैं बाकी। बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।